हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। लास्ट लेक्चर है भाई, आज लेक्चर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है। कुछ छोटी मोटी बातें बच रही हैं, पहले वो कर लेंगे, है ना। कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें कर लेंगे और फिर उसके बाद हम PYQs करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बेटा। और चैप्टर में हम आज क्या क्या करने वाले हैं। OMC का मतलब होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। साथ ही में हम करने वाले EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। सिज्विक रूल जो होता है ना, जिसको बोलते हैं सिज्विक रूल ऑफ EAN, वो वाला रूल है ये EAN। एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, खूब सारे कॉम्प्लेक्स की बहुत क्या बोलते हैं कौन किसके टेस्ट में काम आता है, किसमें क्या होता है। तो यूजेस एंड एप्लीकेशंस का खूब सारा डेटा मैं लेकर आया हूं, है ना। वो सब मैं आपको, कुछ हम बात कर चुके हैं, कुछ हम कर लेंगे, PYQs हम कर लेंगे। तो ये हमारा मेनली फोकस रहेगा। चलिए, लेकिन एक बात जो पिछले लेक्चर में रह गई थी और वो उसी से रिलेटेड थी, उसको मैं बता देता हूं। क्या, पहले वो कर लेते हैं बेटा। यहां पर क्या देख लेते हैं हम। पहले हमने देख लिया स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हमने स्टेबिलिटी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो एक चीज रह गई थी, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर K इक्विलिब्रियम ज्यादा है तो फिर उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। मतलब वो फैक्टर्स थे जिसके साथ मैंने ये बात बताई थी कि अगर कभी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा दिया हो तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन की बात करें, मेटल जो है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, n नंबर ऑफ लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा। n नंबर ऑफ लिगेंड इसके साथ जब पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, MLN बन जाएगा। क्या यही बन जाएगा, MLN, ठीक है। इसका इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा, इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, ठीक है। और वही जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, K इक्विलिब्रियम लोग के, है ना। या लोग के इक्विलिब्रियम, ऐसे समझ लो, लोग के इक्विलिब्रियम। यानी लोग में वैल्यू पूछी हो, चाहे आपको डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम दिया हो, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स का। आपने ये चीजें, खैर आप फिजिकल में पढ़ते हो, यहां ऐसा कुछ नहीं है, है ना। मैं आपको ये पढ़ा सकता हूं कि जैसे अगर आप इसको कंसंट्रेशन की टर्म में लिखना चाहो तो K इक्विलिब्रियम कैसा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं तो ब्रैकेट बंद करते हैं, सब आपको पता है। प्रोडक्ट अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो ये रहा आपका रिएक्टेंट M और ये L की पावर कितना हो जाएगा बेटा, N। ये है बेसिकली, तो हमने इसको इस टर्म में लिख दिया K इक्विलिब्रियम जो ऐसा होगा। अब मान लीजिए जब भी फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो इधर, मतलब प्रोडक्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे K इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा होगा। आपको मान लीजिए कोई K की वैल्यू दी हुई हो क्या दी हुई हो, K की वैल्यू दी हुई हो, तो जब भी आप खुद सोचो, इस बात को समझो ना। आप ऐसा समझ सकते हो, क्या ये रिलेशन सही नहीं है क्या, कि MLN जितना बनेगा K इक्विलिब्रियम भी उतना ही बढ़ेगा। जितना प्रोडक्ट बनेगा, ये रहा ऊपर भाई, इससे प्रूव हो रहा है भाई, जितना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, क्योंकि ये बाकी तो क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो K इक्विलिब्रियम, हाँ इसको एक काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं ऐसे लिखता हूं, स्टेबिलिटी के टर्म में लिखता हूं। तो स्टेबिलिटी जो है आपकी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इक्विलिब्रियम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग K इक्विलिब्रियम। ये लो, ये होता है बेटा। अब मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना। और कॉम्प्लेक्स मान लो कॉम्प्लेक्स वन दिया हुआ है क्या, और कॉम्प्लेक्स 1 की वैल्यू दी हुई है, कॉम्प्लेक्स 2 की वैल्यू दी हुई है, कॉम्प्लेक्स 3 की वैल्यू दी हुई है और कॉम्प्लेक्स 4 की वैल्यू दी हुई है। कुछ वैल्यूज दी हुई है, मान लीजिए K की वैल्यू दी हुई है ना, इक्विलिब्रियम वाले की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे मान लीजिए K फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है, KF, मतलब इसका फॉर्मेशन जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा बनेगा, और जब ये उतना ज्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम भी ज्यादा होगा। तो मान लो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे इसको दिया है 1 सेकेंड, यहाँ पे दिया है 2.8, ये दिमाग लगाने वाला है ही नहीं, ये 3.9 दिया है, ये 6.8 दिया है, और मान लीजिए ये 7.4 दिया हुआ है। और आपसे पूछा विच वन इज मोस्ट स्टेबल,
आपसे क्या पूछा है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, तो ये बताओ बेटा, ये C4 जो है ये मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। C4 क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसका KF फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो ज्यादा है, और फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा तो K इक्विलिब्रियम जो है वो ज्यादा आएगा। तो बेसिकली किसी भी टर्म में पूछा जा सकता है K इक्विलिब्रियम, ठीक है भाई। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेबिलिटी देख लेते हैं भाई। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी भी कई बार लिखी होती है, वैसे ये चीजें हैं जो किसी काम की नहीं है, मैं यही बोलूंगा। कारण है क्योंकि आपको सीधा सीधा K की वैल्यू ज्यादा दिख जाए वही आंसर होगा। क्या होगा बेटा, स्टेप वाइज कांस्टेंट, ठीक है। पहली स्टेप में ये क्या करेगा, एक लिगेंड खाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, ML, ठीक है। ये बन जाएगा क्या, ML, लिगेंड 1 आएगा और वो क्या बन जाएगा, ML बन जाएगा। उसके बाद ML जो है वो फिर से क्या खाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बन जाएगा, ML2। देखियो इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको क्या बन जाते हैं, ऐसे वाला। फिर उसके बाद ML2, ठीक है, सॉरी ML, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा प्लस L, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ML2। उसी तरह से ML2 प्लस L कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसी तरह से ML3 बन जाएगा। यहां पे ऐसे 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 इस तरह से चल सकता है। तो कुल मिला के आप कर क्या रहे हो, आप M फिर L n-1 कर रहे हो और उसके साथ एक L जोड़ रहे हो, ठीक है। उसके साथ क्या जोड़ रहे हो, एक L जोड़ रहे हो, और यहां पर क्या बन जा रहा है, वो MLn बन जा रहा है। यही बन रहा है, ओवरऑल तो यही हो गया बेटा, ओवरऑल तो यही हो गया। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, जो मैंने पीछे रिएक्शन लिखी हुई है, ओवरऑल रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो अगेन लिख सकते हो आप M प्लस NL मिलकर क्या हो जाएंगे बेटा, MLN, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ओवरऑल इक्वेशन में, पीछे वाली स्लाइड पे बता चुका हूं। मान लो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, K1, इसका क्या है K2, और इसका क्या है K3, और इसका क्या है Kn, ठीक है। तो आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो आपका KO होगा उसको बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई करने का मतलब K1 डॉट मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब है ना, K2 डॉट K3, इस तरह से Kn तक हो सकता है। ये हो सकता है भाई, यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। आओ आगे, लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो, अगर लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो लॉग K0 क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि जब भी लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं बेटा, log K1 प्लस log K2, है ना, प्लस log K3, और इस तरह से log Kn, ऐसा होगा बेटा। log की वैल्यू को कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखते, ये तो बेसिक चीजें आपको पता होगी। असल में जब हम लिखते हैं कि log A इंटू B, क्या लिखते हैं हम, log A इंटू B, तो वो बेसिकली क्या होता है बेटा, log A प्लस log B होता है ना। ये तो आपने सीखा होगा ना बेटा ये चीज है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन वाले को हमने क्या कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं किया। ये है सिंपल सा तरीका, ठीक है। इसलिए लॉग की फॉर्म में दिया हो चाहे कैसे की फॉर्म में दिया हो। अब आप बोलोगे सर इसका हमारे क्या काम, तो बात तो सही है, क्या काम, काम ये कि जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही दे देगा वो कि इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट इतना है, तो कंसेप्ट एक ही है, ये जितना कुछ पढ़ा है इसको सब भूल जाओ। जहां भी K की वैल्यू स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, दैट्स इट। इसलिए मैं इतना पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको वो फैक्टर्स पढ़ाते हुए भी बताया था कि जब स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही दे देगा तो मतलब वो तो आपको रिजल्ट ही दे देगा। ऐसे बोलेगा 10 20 30 40, बताओ कौन सा ज्यादा, तो 40 ही ज्यादा है ना बेटा, 40 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से वैल्यूज कुछ भी दी हुई हो, आप जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देख के उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ज्यादा देखकर ये कर लेना है। ये कुछ था एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेसिकली, इसलिए मैंने करवा दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं, ये आप मुझसे ज्यादा पहले से चीजें जानते हो, ठीक है भाई। चले आगे, अब आता है अपना आगे वाला लेक्चर, आज के 8-10 मिनट इसी में चल गए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन होती है बेटा, जब कार्बन और मेटल डायरेक्टली अटैच हो जाए, मतलब मेटल कार्बन का बॉन्ड होना मस्ट है।
मेटल कार्बन का बॉन्ड होना जरूरी है। मेटल कार्बन का क्या होना चाहिए? बॉन्ड होना चाहिए जुड़ा। अब ये मेटल कार्बन का बॉन्ड अगर ओनली सिग्मा बॉन्डेड है, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो उसको भी मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड तो बोलेंगे। यह भी हो सकता है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता है? ये सिग्मा है, यहां पे क्या हो सकता है? पाई हो। और यह भी हो सकता है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो पाई प्लस सिग्मा हो, है ना, पाई प्लस सिग्मा हो, दोनों हो। लेकिन मेटल कार्बन के बॉन्ड तो तब भी हैं, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो डायरेक्ट हो। मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या हो? डायरेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बाइड्स को मत कंसिडर कर लेना, कार्बाइड्स में मेटल कार्बाइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। मेटल कार्बाइड्स कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। यहां पे डायरेक्ट बॉन्ड की बात हो रही है, आयनिक की बात नहीं हो रही है, यहां डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है बेटा। चलो आ जाओ, क्या आपने RMgX का नाम सुना है? क्या आपने RMgX का नाम सुना है? RMgX होता है बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सारी ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस होती है उसमें यूज करते हो। RMgX इज ए टिपिकली सिग्मा बॉन्डेड मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, है ना, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होता है RMgX, याद रखना। फिर आता है बेटा RZnR। अब ये R है तो इसमें कार्बन जो बॉन्ड बना रहा होगा वो मैग्नीशियम के साथ बना रहा होगा, मतलब कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा, इसलिए तो बोला बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। RZnR इसको बोलते हैं बेटा फ्रैंकलैंड रिएजेंट। FR होता है ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट। FR RLI नहीं होगा, यहां थोड़ी गड़बड़ है, रुक जाओ। R2CuLi होता है बेटा ये, है ना, इसको ये मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेते हैं, आगे लिख देते हैं, रुक जाओ, पहले ये समझ लेते हैं, छोड़ो, पहले ये समझ लेते हैं। ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। क्या होता है ये? टेट्रा इथाइल लेड, TEL बोलते हैं बेटा इसको, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। याद करो, ये चीज मैंने कहीं पे बताई थी, इसको ऐसे PbET4 लिखा था, याद करो, PbET4 लिखा था। इसको कहां बताया था? बताऊं कहां बताया था? लेड का एस ब्लॉक के यूजेस में एक जगह लिखा हुआ था कि सोडियम की जरूरत पड़ती है ये वाला बनाने के लिए। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स के यूजेस में जाकर देखना, मैंने ये चीज बताई हुई है कि PtEtO4 बनता है, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है, ये चीज मैंने वहां बताई हुई है। यहां पर एक एग्जाम्पल और था, वो देख लेते हैं। वो क्या था बेटा? वो था आपका R2CuLi। क्या होगा? R2CuLi, और इसको बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट क्या बोलते हैं? गिलमैन रिएजेंट। ये इनोन विनोन वाली जो रिएक्शंस होती है, एसाइल, है ना, इलेक्ट्रो एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन जो होती है, मेरे ख्याल से उसमें यूज आता है, ज्यादा तो मुझे भी नहीं याद, पर हाँ जानता हूं कि ये कोई रिएजेंट होता है, गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं। कोरे हाउस जो रिएक्शन होती है, कोरे हाउस, है ना, कोरे हाउस रिएक्शन में ये काम आता है, कोरे हाउस रिएक्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये पूछ लिया है एक बार, इसलिए मैंने ये इनके साथ थोड़ा सा आपको जो है वो फैमिलियर कर दिया। इनकी केमिस्ट्री अपने सिलेबस में नहीं है, बस हाँ ये है कि ये कंपाउंड होते हैं तो इनके नाम पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जो कि कार्बन मानते हैं, और मेटल जो मेटल है उसके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है। पाई बॉन्डेड का मतलब ये मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा नहीं होगा, सिर्फ पाई होगा, और पाई जब होगा तो जैसे जीस सॉल्ट हो गया, फेरोसिन हो गया, यहां पर हम बात करेंगे, जीस सॉल्ट हो गया, फेरोसिन हो गया, यहां पर हम जो है वो इस तरह की बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए ये आगे आ जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ नाम ध्यान रख लो, पेरोसिन वगैरह क्या होता है। सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड, ये हम पढ़ चुके हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग में। क्या बन चुके हैं हम? ये सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला केस पढ़ चुके हैं हम, सिनर्जिक बॉन्डिंग याद करो। सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था? मेटल डोनेट कर रहा था किसको? एंटी बॉन्डिंग में किसको?
कार्बन के, उससे क्या बन रहा था, पाई, और कार्बन जो खुद है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो क्या था, अपना सिग्मा लोन पेयर दे रहा था, तो वो बना रहा था सिग्मा। मतलब लिगेंड मेटल को डोनेट करके सिग्मा बना रहा था, जबकि मेटल लिगेंड को डोनेट करके पाई बना रहा था। तो कुल मिला के मेटल लिगेंड के बीच में तो दो तरह के बॉन्ड हो गए, वो हो गया सिग्मा प्लस पाई, उसको बोलते हैं। सारे मेटल कार्बोनिल्स में ऐसा होता है। जैसे कौन कौन से, जैसे NiCO4 हो गया, है ना, खूब सारे होता है, NiCO4 हो गया, FeCO5 हो गया, है ना, VCO6 हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एटसेट्रा। जितने मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, जितने मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो सब ऐसा दिखाएंगे, जितने मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो सारे ऐसा डोनेट करेंगे। चलो भाई आओ आगे। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, जानकारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा इसमें जो है वो सिग्मा बॉन्डेड जो है, सिग्मा बॉन्डेड कार्ब या पाई बॉन्डेड नहीं है, ऐसा कुछ सवाल आया था मेरे ख्याल से, है ना। होगा आगे PYQs में तो आ जाएगा, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद, जब भी होगा देख लेंगे, कोई नहीं। आओ अब क्या देखना है हमको, ये तो कंपाउंड हो गए। अब आ जाओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू Z ऑफ M। जो भी मेटल है उसका क्या निकाल दोगे, एटॉमिक नंबर निकाल दोगे। एटॉमिक नंबर के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी हो वो माइनस में कर देना, कारण क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस में हुई तो मतलब इलेक्ट्रॉन का नुकसान है। मान लो आयरन 26 होता है और आयरन पड़ा है +2 में, तो तुम कितना मान लोगे, 24। अरे भाई जो ऑक्सीडेशन है उसको तो घटा दो। कुल मिला के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फाइनल हिसाब, इलेक्ट्रॉन का फाइनल हिसाब कि कॉम्प्लेक्स में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास, वो होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। और ये निकलता है ऐसे, देखो समझ जाना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कैसे निकालोगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड्स। लिगेंड कितना देता है ना, लिगेंड कितना देता है, अगर 6 लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 12, क्योंकि 6 लोन पेयर अगर देगा बेटा तो फिर 12 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। 6 लोन पेयर अगर देगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 काउंट होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और जो ये रूल कहता है वो रूल ये है कि अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल फॉलो हुआ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल जो है वो फॉलो हुआ, तो वो क्या करेगा, अगली इनर्ट गैस जैसा नंबर जो है उसका बन जाएगा, अगली इनर्ट गैस जैसे वाला। यानी कि EAN रूल जो था वो सिज्विक का रूल था, और उसने कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हर कोई कॉम्प्लेक्स अपने नेक्स्ट हर कोई कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ मेटल अपने नेक्स्ट आने वाली, जस्ट बाद आने वाली जो इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर अचीव करना चाहता है, ये उसने बोला। ठीक है, उसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, पहले ही कह रहा हूं उसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, समझ लेना, स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह वो मैं बता दूंगा तुमको, इससे कोई नहीं। लगाओ भाई हिसाब, मेटल कहां पड़ा है, +2 में, मेटल कहां पड़ा हुआ है, +2 में। तो बताओ इसका 26 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 26 माइनस 2 हो गया तो कितना हो गया, 26 माइनस 2 प्लस क्या कर दोगे, कितने हैं, 6 हैं। एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 6 कितने देगा, 12 देगा। बताओ कितने हो गए, ये 36 हो गए क्या, 36 हो गए क्या। तो बताओ क्या ये EAN रूल को फॉलो करेगा, करेगा। कारण क्योंकि 36 किसका होता है भाई, क्रिप्टन का होता है ना। मतलब ये कितने हो गए, हाँ वापस देख लेना भाई, गलती ना हो जाए, 24 12 36 होते हैं। तो यहाँ EAN रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि EAN रूल जो भी फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, नेक्स्ट इनर्ट गैस का जो है एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो 36 इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, Ni निकल प्लस में है नहीं, 0 में है, तो कितना हो गया, 28 प्लस 8, ये भी कितना हो गया भाई, 36। तो बताओ ये भी फॉलो कर रहा है, आयरन बोलो कितना, 26 प्लस 10, ये भी कितना हो जाएगा, 36। ये लो, ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, Cr क्रोमियम कितना होता है भाई, क्रोमियम होता है 24 प्लस कितने, 12, अगेन कितना हो गया, 36, ये भी फॉलो कर रहा है। MnCO6 मैंगनीज कितना होता है, 12, मैंगनीज कितना होता है, 12 होता है। और 12 होने का मतलब है, सॉरी मैंगनीज कितना होता है, 25 होता है। और 25 प्लस यहां कितने हो जाएंगे, 12, तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 37। ये क्या करेगा, 37 हो रहा है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बताओ क्या ये रूल फॉलो कर रहा है,
क्या ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है? EAN रूल फॉलो, ऐसे समझ लो, EAN रूल फॉलो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है भाई, है ना। तो ये क्या करेगा, 37 से कितना जाएगा, 36 जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया भाई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन फेंक के मारने वाला कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन सा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको पूछा जाए कि MnCO6 कैसा काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। VCO6 वेनेडियम कितना होता है भाई, वेनेडियम कितना होता है, अरे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 21, 22, 23, 23, ये 23 है, और 23 प्लस 12 कितने हो गए भाई, तो ये हो गए 35। यहां अलग केस है, EAN रूल को ये भी फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये 35 वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और कितना बन जाएगा, 36। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी VCO6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगला MnCO5। अब देखो यहां पर MnCO5 कितना हो रहा है, 25, कितना हो रहा है, 25, 25 प्लस 10, ये कितना हो रहा है, 35। अगेन ये भी नहीं होगा, और ये भी क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग, ये भी कैसा होगा, ये भी कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये लो, Mn2CO6 जब भी डबल आ जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, जितने मेटल दिख रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, क्योंकि इनके बीच में मेटल मेटल का बॉन्ड होता है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इसकी गणित कैसे निकलती वो सुनो। मैंगनीज सारे है तो जीरो में, क्योंकि कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज आया नहीं। तो बताओ ये 25 बोलोगे, क्या बोलोगे, 25 बोलोगे। कितने मैंगनीज हैं, 2 हैं, कितने में हैं, 2। तो 25 इंटू 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, प्लस ये 2 एक्स्ट्रा, ये क्या है, 2 एक्स्ट्रा मेटल मेटल वाले बॉन्ड। जुगाड़ है बेटा, जितने मेटल दिए हुए हो उतना क्या कर लोगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। उसमें मत जोड़ना, क्योंकि वहां पर वो वैसा बॉन्ड नहीं बन रहा, आगे बता दूंगा। तो बताओ इसका रिजल्ट कितना आ रहा है भाई, 25 और ये 50 हो गए, 50 और भी 70 हो गए, 70 और 2 72 हो गए। लेकिन 72 किसके लिए आया, 2 मैंगनीज के लिए आया। 72 किसके लिए आया, Mn2 के लिए आया। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करके कितना लिख देंगे, 36। ये EAN रूल को फॉलो करता है। अगला आ जाओ भाई, यहां पर CO2 है, कितना होता है, CO 27 होता है। तो इसको लिख दो 27 इंटू 2 प्लस कितना लिखोगे, 8 इंटू 2 प्लस कितना लिख दोगे, वापस से 2। बताओ कितना हो गया, 54, 54 एंड 16 70, 70 प्लस 2 ये भी 72 हो गया, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये भी 36 हो गया, ये भी फॉलो करता है। चलो आओ आगे, Fe2 कितना होता है, 26, 26 इंटू 2 कर दो भाई, 2 हैं, 2 Fe है, तो 26 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2, 2 9 है, 2 बार डबल करेंगे 18 प्लस 2 आप जोड़ दो, क्योंकि 2 मेटल 2 मेटल 2 मेटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। देखो ये भी कितना हो रहा है, 52, 52 प्लस 18 70, 70 प्लस 72 डिवाइड बाई ये भी 2 करोगे तो कितना हो रहा है, 36 हो रहा है ना, ये हो जाएगा। NiCl4 2 माइनस, देखो निकल कहां पड़ा है, +2 में, निकल कहां पड़ा है, +2 में, निकल +2 में पड़ा है। तो इसका मतलब है 28 माइनस 2 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे भाई, 1 क्लोरीन 2 देगा, तो 4 इंटू 2 कर दो, 8 हो जाएगा। तो बताओ कितना निकल गया, कितना निकल के आएगा रिजल्ट, ये कितने हो गए, 2 निकाल दो, 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 34, है ना, हाँ 34। तो ये EAN रूल को फॉलो नहीं करता। जहां पे क्रॉस है वो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और जहां पे नहीं है, राइट लगाया हुआ है, वो क्या करेगा, वो EAN रूल को फॉलो करेगा। ठीक है भाई, समझ आया EAN। चलिए अब EAN की कहानी खत्म हुई एक ही स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम ये देखते हैं, ये देखो मैंने कुछ इमेजेस ली है, कुछ इमेज में लेकर आया हूं, कुछ स्ट्रक्चर्स इस पे बनी हुई है। NCERT में गिवन है, तो मैं ये मान सकता हूं कि इनको कभी भी पूछा जा सकता है। अब इनमें पूछने लायक क्या है सर, तो वो ये पूछ सकता है कि Mn2 CO10 में ब्रिजिंग CO कितने हैं, तो आंसर है 0। इसमें ब्रिजिंग CO नहीं दिख रहा। इसमें पूछेगा ब्रिजिंग CO कितने हैं, तो इसमें देखो बेटा 2 ब्रिजिंग CO है। तो ऐसे सवाल हो सकते हैं, कितने CO, 2 CO जो है वो ब्रिजिंग है। इसमें तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए लिखा हूं। मेटल मेटल का बॉन्ड कितना है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मेटल 2 आ जाए उसमें मेटल मेटल का बॉन्ड 1 होगा बेटा, उसमें होगा ही होगा, ठीक है, वरना कैसे जुड़ेंगे। तो मेटल मेटल का तो हो गया। फिर यहां पे ब्रिजिंग वाला हो गया। ये कैसा होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह तो अपन ने ज्योमेट्री वगैरह तो इसकी निकाल ली थी,
है ना, FeCO5 S का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया वो। ये कितने सेंटर है, ये कितना सेंटर है, ये है। तो ये बताओ मुझे, इसको एक सेंटर है तो इसको क्या बोलोगे, मोनोन्यूक्लियर। मोनो एक सेंटर है, क्या है, वन सेंटर मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड हो गया। ये बताओ ये क्या है, डाई न्यूक्लियर है ना, डाई न्यूक्लियर है, ये भी क्या है, डाई न्यूक्लियर है। तो इनको क्या बोलेंगे ऐसे, ये क्या है, दो सेंटर, तो इनको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। क्या बोलते हैं ये, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डाई न्यूक्लियर या बाई न्यूक्लियर, डाई नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका बाई न्यूक्लियर कंपाउंड। इसी तरह से ये क्या है, मोनो है, ये क्या है, मोनो है, ये क्या है, बाई है, ये क्या है, बाई है, और ये क्या है, मोनो है। ऐसा सवाल भी पूछ लिया था मोनो न्यूक्लियर बाई न्यूक्लियर वाला, है ना, मेरे ख्याल से 2020 या 19 का एक सवाल था, वो हो जाएगा, आ जाएगा आगे, तो अब समझ जाएंगे अपन। चलो अब आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जो कुछ भी मतलब कहते हैं ना कि ऐसी ऐसी चीजें जो कई बार पूछ ली जाती है, कई बार पूछ ली जाती है कि हमको पता ही नहीं, रिएक्शन से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें होती है। बेसिकली इस कंपाउंड को हमने बहुत पढ़ा, इसकी ज्योमेट्री भी पढ़ी, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा, लेकिन इस कंपाउंड के बारे में हमको थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो मालूम नहीं है। ये कंपाउंड जो होता है, इसका IUPAC नाम आप लोग जानते हो, मैं ये लिखूंगा यूज्ड इन टेस्ट ऑफ, जो नहीं जानते उसकी बात करें, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ Fe3+, है ना, फेरिक आयन Zn2+ एंड कॉपर +2 के टेस्ट में काम आता है, इन आयंस के टेस्ट में काम आता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आयरन वाला ही है बेटा। सबसे पहले जैसे क्या कर दिया आपने, Fe3+ का कोई अगर आपको सैंपल दिया है और अगर आपको उसमें K4FeCN6 मिला दिया, आपने क्या मिला दिया बेटा उसमें, K4FeCN6 अगर मिला दिया, तो क्या होने वाला है, वहां पे अचानक से ब्लू कलर आ जाता है। अचानक से क्या आ जाता है भाई, ब्लू कलर आ जाता है और बन जाता है क्या, Fe4FeCN6 और यहां क्या आ जाएगा 3, Fe4FeCN6 और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, प्रूशियन ब्लू। क्या नाम होता है इसका, प्रूशियन ब्लू। इसका नाम क्या होता है, कौन सा कलर होता है, ये प्रूशियन ब्लू कलर होता है। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा खोल के लिखोगे इस कॉम्प्लेक्स को, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है क्या, मुझे बताओ। इस कॉम्प्लेक्स में 4 यहां आ रहा है, 3 यहां आ रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि Fe3+ हुआ होगा और फिर FeCN6 जो है वो 4- हुआ होगा, तो इसका इसके पैरों में लगा होगा, है ना, ये यहां लगा होगा और ये 4- यहां लगा होगा, तो कंपाउंड ऐसा बन गया होगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई क्या, +3। मतलब यहां पर बाहर आयरन कहां पड़ा है बेटा, +3। +3 वाले आयरन को बोला जाता है बेटा फेरी। क्या बोला जाता है, +3 वाले को क्या बोला जाता है, +3 वाले को फेरी। ये बाहर पड़ा है आयरन +3 में, अंदर वाला आयरन +2 में निकल जाएगा, निकाल के देख लो अंदर वाला कहां आएगा, +2 में। +2 वाले को बोला जाता है फेरो, फेरी फेरो साइनाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा, फेरी फेरोसाइनाइड। पूछा जाता है प्रूशियन ब्लू का नाम क्या होता है, फेरी फेरोसाइनाइड होता है बेटा। IUPAC वगैरह आप लिख सकते हो, वहां में अब सिखाने की जरूरत नहीं, IUPAC नाम तो आप जानते हो, तो बार बार वो चीजें नहीं करेंगे। हाँ मान लो कॉपर +2 है और यहां अगेन वो ही ले लिया, क्या, सेम चीज, ये वाला चीज वापस ले लिया, तो बन जाएगा क्या बेटा, Cu2 और बन जाएगा क्या, FeCN6, Cu2 FeCN6। इसका कलर आता है बेटा चॉकलेट ब्राउन कलर। ये कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर। असल में ये जो होता है लाइट येलो, कैसा होता है ये, बिल्कुल कह सकते हैं एकदम येलो व्हाइट बोल दो, येलो व्हाइट, है ना, येलो व्हाइट, येलो व्हाइट कलर होता है। तो येलो व्हाइट एक बार के लिए तुरंत ब्लू कलर आ गया तो आप बोल दोगे आयरन है मतलब +3 है। अगर वो येलो व्हाइट कन्वर्ट हो गया चॉकलेट ब्राउन में तो आप बोल दोगे कि हाँ भैया कॉपर +2 है। अगर Zn+2 है और फिर आपने ये मिला दिया तो ये बनाएगा क्या, Zn2 और बना देगा क्या, वही अगेन FeCN6। ठीक है, इसका कलर आता है बेटा ब्लू व्हाइट। कैसा कलर आता है इसका,
ब्लू व्हाइट कलर, ठीक है। तो चेंज होने पे पता चलेगा। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है बेटा, प्रेसियन ब्लू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेसियन ब्लू इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेरी फेरो साइनाइड को क्या बोलेंगे? प्रेसियन ब्लू बोलेंगे। अब आगे कंफ्यूज हो गए, वो इसलिए हो गए कि अभी बताता हूं। देखो K3FeCN6 लिख रहा है, इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन टेस्ट ऑफ Fe+2 आयंस, ठीक है। तो क्या होता है, जब Fe+2 का कोई सैंपल होगा तो आप क्या करोगे, उसमें ये मिलाओगे। क्या मिलाओगे बेटा? ये वाला K3FeCN6। क्या मिलाओगे? K3FeCN6। इसके बाद अगर कलर बदलता है तो कलर बदलने का मतलब है यहां पर क्या आ जाएगा, पहले तो ये क्या आ जाएगा, सुन लो, ये आ जाएगा बेटा क्या? Fe3। क्या बन जाएगा ये? Fe3, फिर FeCN6 है ना, और यहां पे आ जाएगा 2। अब इसको आप समझो, यहां 3 था इसलिए उसके ऊपर +3 था, यहां क्या है? 2 है, इसलिए यहां पर आयरन कहां पड़ा हुआ है बेटा? Fe+2 में पड़ा हुआ है, और FeCN6 के ऊपर कितना चार्ज है? 3- चार्ज है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो असल में आयरन पड़ा हुआ है 2 में, आयरन पड़ा हुआ है 2 में। इसका नाम होता है बेटा टर्नबुल। क्या नाम होता है इसका? टर्नबुल्स ब्लू। ये प्रेसियन ब्लू है, ये टर्नबुल्स ब्लू है। अब याद रखना बेटा, जो आयरन +2 में है, +2 वाले आयरन से +2 और अंदर वाला कहां पड़ा है? +3। अंदर वाला कहां पड़ा है? +3। +2 +3 वाला कहलाता है टर्नबुल्स। 3 और 2 मतलब आपस में चेंज कर लो, आपस में चेंज कर लो। तो सर हम याद कैसे रखें? तो याद करने का तो इसका एक नाम होगा, क्या वो नाम बताओ? देखो क्या होगा, फेरो पहले आ रहा है इसमें क्योंकि +2 वाला पहले आ रहा है, फिर क्या आ जाएगा इसमें? फेरी, फिर फेरी आ जाएगा क्योंकि +3 वाला है, फेरो फेरी साइनाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? फेरो फेरी साइनाइड। इसका नाम था फेरी फेरो, मतलब इसमें 3 वाला बाहर था और 2 वाला अंदर था। याद रखना बेटा कि जो 2 से स्टार्ट होता है, टर्न्स में 2 आ रहा है, देखो टर्न्स में क्या आ रहा है बेटा? 2 है ना। जुगाड़ क्या कहता है? टर्न्स में क्या आ रहा है? ये 2। तो याद रखना +2 वाले से स्टार्ट होगा, TU +2 वाले से, +2 मतलब 2 +2 है ना, +2। इसको ऐसे समझो, टू वाला 2 से, 2 वाला +2 से स्टार्ट होता है। ये जुगाड़ हो गया, मतलब ये 2 है, 2 मतलब 2, समझ जाओ ना। तो टर्न वाला में 2 आ रहा है तो 2 बाहर वाला है, तो बाहर वाले में +2। जैसे ही पता चल जाएगा कि बाहर +2 है, अंदर +3 अपने आप हो जाएगा, और इसके बिहाफ पे वो तो अपने आप याद हो जाएगा। तो टर्न बुल को याद करने का सबसे बढ़िया करेगा कि इसके नाम में 2 आ रहा है, 2 तो मतलब पहले 2 आएगा, पहले 2 आएगा मतलब पहले +2 वाला बाहर आएगा और +3 वाला अंदर आएगा। अब कभी मत भूलना। अब ये देसी बच्चों जैसे जुगाड़ है, मैं जानता हूं, लेकिन बेटा क्या करें, एग्जाम में तो नंबर इन्हीं सब चीजों के मिलेंगे कि याद है तो ठीक है, नहीं तो जिंदाबाद। आगे बढ़े भाई। ये कुछ ऐसी चीजें चल रही है, ठीक है। आपको रिएक्शन बेस्ड नहीं पूछेंगे नीट के अंदर, मैं जानता हूं, लेकिन ये तो पूछ ही सकते हैं कि इनमें से प्रेसियन ब्लू कौन सा है, टर्नबुल्स ब्लू कौन सा है, ऐसी चीजें तो सिंपल से पूछ सकते हैं। फिर एक ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है उस रिएक्शन से पता चलती है ना। उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उस रिएक्शन से कैसे पता चलती है? सुनिए, जब K3, ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? फॉर्म्ड ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ Cu+2 आयंस। कॉपर +2 आयंस के टेस्ट के दौरान ये बनता है। होता क्या है, जब सैंपल हमारे पास होता है बेटा कॉपर +2 है ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें पहले मिलाते हैं KCN है ना, थोड़ा KCN मिलाते हैं। KCN क्या काम करता है वहां पर? KCN जो होता है उस वक्त उसको रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और कॉपर को कहां पहुंचा देता है? +1 में। कॉपर को कहां पहुंचा देता है? +1 में। फिर आपने एक्सिस ऑफ KCN और मिलाते गए, आप रुके नहीं, पहले तो उसने रिड्यूसिंग एजेंट का काम करके +1 में लाया, अब आप और मिलाते जा रहे हो तो इसमें से साइनाइड आयन निकल के इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो कॉम्प्लेक्स वही है जो लिखा है। क्या होता है बेटा? CuCN4। क्या बोलाता है? K3CuCN4। अब जरा सोचो, क्या इसमें कॉपर +1 में आ गया? क्या इसमें कॉपर +1 में आ गया? ठीक है। अब क्या करते हो, समझ में कब आता है? जब अपन इसके साथ H2S के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन
नहीं होती, कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो स्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है बेटा? स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात आती है कि सर K2CdCN4 की बात कर लेते हैं। K2CdCN4 की बात कर लो। ये क्या होता है? जब आप कैडमियम प्लस 2 में, ये भी क्या बनता है? जब आप कैडमियम प्लस 2 में क्या मिलाते हो? कैसियन मिलाते हो, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा K2CdCN4। क्या बन जाएगा? K2CdCN4। लेकिन जब आप इसके साथ H2S गैस डालते हो तो भैया कैडमियम जी बाहर आ जाते हैं। कैडमियम जी क्या कर देते हैं? बाहर आ जाते हैं और ये येलो पीपीटी दे देते हैं। कहां से आ जाता है बेटा? येलो पीपीटी आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ, इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, लेस स्टेबल। अब समस्या कहां आती है कि जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऑर्डर आता है बेटा, और वो ऑर्डर क्या होता है वो सुनो। ऑर्डर होता है कि K3CuCN4 इज मोर स्टेबल देन K2CdCN4, है ना? ये ऑर्डर होता है किसका? स्टेबिलिटी का। क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी के सारे रूल फेल हो जाते हैं। कारण कॉपर पड़ा है +1 में, कॉपर कहां पड़ा है? +1 में, और ये कहां पड़ा है भाई? +2 में। तो मेटल का चार्ज कहां ज्यादा है? कैडमियम में ज्यादा है। मतलब प्लस चार्ज, अगर मेटल पर चार्ज ज्यादा है तो नियम के अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था? ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, मैंने बताया था। लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल हो जाता है बेटा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि H2S पर रिएक्शन करने पर इसने कोई रिएक्शन नहीं करी, और नहीं रिएक्शन करी इसका मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है। तो ये एक यूनिक केस है जो गड़बड़ हो सकता है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही पता चल रहा है कि ये नहीं टूट रहा है और एक टूट जा रहा है। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है स्टेबिलिटी की, इसलिए मैंने वहां पर ये एग्जांपल नहीं लिया, यहीं पर बता रहा हूं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी दो। आओ K2HgI4 के बारे में जानते हो? K2HgI4 को बोलते हैं बेटा नेस्लर रिएजेंट। ठीक है, कैसे? कि जो K2HgI4 होता है ना, K2HgI4 जो होता है उसको अगर बेसिक मीडियम में ले लोगे, K2HgI4 को बेसिक मीडियम में ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा? नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा। नेस्लर रिएजेंट कहां काम आता है भाई? नेस्लर रिएजेंट काम आता है, यूजेस पूछ सकते हैं, इन द यूज्ड इन टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। NiDMG2 है ना, Na+2 टेस्ट ऑफ Na+2 आयंस। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया है, टेस्ट ऑफ Na+2 आयंस में यूज होता है और ये कंपाउंड बनता है, और ये होता है रोजी रेड पीपीटी बनता है। सारे पढ़ चुके हो। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी बता दिया था मैंने, है ना, कब बनता है? ये कब बनता है बेटा? ये बनता है FeH2O5NO, याद है? FeH2O5NO, और ये बनता था SO4 यूज्ड इन टेस्ट ऑफ सारे पढ़ा चुका हूं। नाइट्रेट आयन, सारे पढ़ा चुका हूं, नाइट्रेट आयन में यूज होता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये होता है बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यहां पर ये भी होता है यूज्ड इन टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयंस। कौन से आयंस में यूज होता है बेटा? सल्फाइड आयंस में यूज होता है। NiCO4 याद करो कहां आता है? मॉन्ड्स प्रोसेस में। कहां आता है? मॉन्ड्स प्रोसेस, याद है? वहां बनता है बेटा ये मॉन्ड्स प्रोसेस में। ये सारे कहां बनते हैं? ये बनते हैं मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, वहां बनते हैं ये, याद है? देखो कितनी एप्लीकेशंस निकल के आ रही है, मजा आ रहा है ये सब चीज, क्योंकि पढ़ी हुई है बेटा तो मजा ही आ रहा होगा। फिर आता है PTNS3 2Cl2। ये जो होता है बेटा ये क्या है? Ma2B2 है क्या? क्या ये Ma2B2 है? तो ये क्या बनेगा? 2 GI बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? 2 GI बनाएगा क्या? सिस और ट्रांस। क्या बनाएगा? सिस और ट्रांस। तो ये जो प्लेटिनम है, अगर मैं इस पे Cl ट्रांस पर ले आऊं और NH3 को यहां रख दूं,
तो ये कहता है सिस्प्लेटिन। इसका नाम क्या होगा बेटा? सिस्प्लेटिन। क्या नाम होगा इसका? सिस्प्लेटिन। ये तो ट्रांस है बेसिकली। सिस्प्लेटिन क्या होगा? हाँ सॉरी, ये ट्रांस है, तो इसको ऐसा नहीं करना है अपने को। ये वाला जो पीटी है इसमें मैंने Cl एडजेसेंट ले लिए, तो ये आ गया NH3 और यहां पर भी आ गया NH3। तो ये हो गया आपका सिस, है ना, और ये हो गया आपका ट्रांस। जो सिस्प्लेटिन होता है वो एंटी कैंसर के फॉर्म में यूज होता है। कैसा होता है ये बेटा? एंटी कैंसर। कैसा होता है ये? एंटी कैंसर। याद रखना, सिस्प्लेटिन सिस वाली फॉर्म एंटी कैंसर होती है बेटा, ट्रांस नहीं होता है, सिस वाला होता है एंटी कैंसर। Na3AgS2O3 ये थोड़ा अलग है। होता क्या है, पुराने जमाने में जब रील वाली फोटोग्राफी होती थी, रील वाली फोटोग्राफी याद है? रील वाली फोटोग्राफी में क्या होता था बेटा? Na3 जो मतलब क्या होता था मैं बताता हूं। बेसिकली एक रील होती थी जिसके ऊपर क्या करते थे? AgBr होता था। इस पे क्या होता था? पूरे पे क्या होता था बेटा? AgBr होता था। क्या होता था इस पे? AgBr होता था। तो जो AgBr जब होता था तो इस पर क्या डाली जाती थी? एक लाइट डाली जाती थी। फोटो जब खींचते हैं तो फ्लैश ऑन होता है ना, तो फोटो जब खींचते हैं तो फ्लैश ऑन होता है। तो यहां पर क्या होता था? ये यहां से ये सब क्या है? इस पर AgBr है। क्या है ये? AgBr है। और यहां जहां लाइट गिरी है इमेज, यहां से क्या हो गया? ये AgBr जो है ये कन्वर्ट हो गया लाइट की वजह से किसमें? Ag में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Ag में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो बचा हुआ AgBr होता है, ये कैसा होता है बेटा? वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब बचे हुए AgBr को जब तक नहीं हटाओगे, जो अनडीकंपोज्ड है, डीकंपोज हो गया किससे? लाइट से। वो तो इमेज वाली जगह पे हो गया बेटा। जो डीकंपोज हो गया वो तो इमेज वाली जगह पर है, ठीक है, वो तो Ag में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो जो कन्वर्ट हो गया उसको आप देख तब पाओगे जब इसके पास वाले उड़ा दोगे। तो पास वाले AgBr को पानी में डालोगे, नहीं घुलेगा। AgBr वाटर इनसोल्यूबल होता है। सिल्वर के आज होगा प्रभात, सिल्वर के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सारे क्या होते हैं बेटा? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इसको हाइपो के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा? हाइपो के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाइपो के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब है हम बनाएंगे ये वाला कॉम्प्लेक्स। मतलब हम AgBr जो ये अनडीकंपोज्ड, क्या बोलते हैं? अनडीकंपोज्ड जो AgBr होता है उसकी रिएक्शन करवा लेते हैं क्या? हाइपो के साथ। Na2S2O3 इसका नाम होता है बेटा हाइपो। क्या कहलाता है इसको? हाइपो बोलते हैं। तो क्या करता है ये? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कॉम्प्लेक्स वहां पर लिखा हुआ है, देखो। ये क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स और वो होगा Na3AgS2O3 और ये हो जाएगा आपका 2। ये कॉम्प्लेक्स बनता है ड्यूरिंग द फिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफी, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफी। याद रखना बेटा, फोटो फिक्सिंग में काम आता है, फोटोग्राफी फिक्सिंग में काम आता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। कब बनता है? जब जो अगल बगल का अनडीकंपोज्ड AgBr है उसकी रिएक्शन अपन उसको हटाने के लिए हाइपो के साथ कराते हैं, ताकि पानी से वो नहीं हट सकता, है ना। तो ये Na2S2O3 के साथ रिएक्शन करता है। फेरोसिन जो होता है बेटा वो सैंडविच कंपाउंड कहलाता है। फेरोसिन का एक और नाम होता है क्या? सैंडविच कंपाउंड, है ना। जिस तरह से ये ऐसे है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या होता है कि C2H5 जो है C2H5 जो है C5H5 होगा यहाँ पे। बेसिकली C2H5 नहीं होगा, मेरे हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। ये होगा C5H5। क्या होगा ये? C5H5। तो ये क्या करेगा? इस तरह से ये रिंग होगी C5H5, ठीक है। और यहां पर एक रिंग ऐसी होगी, बीच में बैठेगा अपना Fe2+। बीच में कौन बैठेगा? अपना Fe2+। और यहां से इसके साथ क्लाउड बनाएगा ये। मतलब इसका पाई जो क्लाउड है, ये पाई क्लाउड ये डोनेट करता है और ये बनता है ऐसे, इस तरह से। दो के बीच में ये इस तरह से फंस जाता है, दो के बीच में इस तरह से फंस जाता है, सैंडविच बन जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या? फेरोसिन। अगर यहां पर कोबाल्ट लग जाए, तो कोबाल्टोसिन, है ना। अगर यहां पे Ru लग जाए तो रुथोसिन, ठीक है। ऐसे नाम हो जाएंगे। Ru लग जाए, कोबाल्ट लग जाए, रुथोसिन वगैरह ऐसे नाम हो जाएंगे बेटा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, जीस सॉल्ट पढ़ते हैं। अगला है जीस सॉल्ट। देखो भाई, जीस सॉल्ट क्या होता है?
ये एक कॉम्प्लेक्स होता है प्लेटिनम का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ये वाला यहां बना रहा हूं प्लेटिनम, ठीक है। यहां होता है क्या, C2H4, ठीक है। इधर होगा Cl, इधर होगा Cl और इधर होगा Cl। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है प्लेटिनम का, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। ये C2H4 जो है इसका अपना पाई डोनेट करता है, ये वाला पाई डोनेट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस सॉल्ट जो है वो आजकल जैसे सिस्प्लेटिन है तो वो एंटी कैंसर है। सिस्प्लेटिन क्या होता है, उसकी एक्टिविटी देखी गई एंटी कैंसर की, तो इसकी भी कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी गई है और रिसर्चर्स जो हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता हो जिस सॉल्ट जो है वो भी एक एंटी कैंसर ड्रग बनाने में हमारी मदद करे। तो इस कंपाउंड का रिसर्च जो है वो चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना। और इस जो भी नाम से ज्यादा कॉमन जाने जाते हैं वो एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं कि जीस सॉल्ट क्या होता है, कि इनमें से जीस सॉल्ट कौन सा है। हाँ, इनके बारे में कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं पूछी जाएगी, इनके बारे में सिर्फ यही पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भैया जीस सॉल्ट जो है उसमें कौन सा मेटल होता है, सस्ती चीज, भाई प्लैटिनम होता है, पैलेडियम होता है, तो वो पता होना चाहिए। उसमें वो जो है कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा है, डायरेक्ट आपको 4 फॉर्मूला दे देंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पता नहीं है तो ये चीजें, ये कॉम्प्लेक्स तो याद होने चाहिए। जो कॉमन नेम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है भाई। चलो, अब इसके अलावा बचता है हमारा क्या, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन, ये एनसीईआरटी में सारे पॉइंट दिए हूं, मैं वहीं से लाया हूं। Na2S Na2EDTA, सोडियम EDTA डालोगे, ठीक है। सोडियम EDTA डालोगे तो कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 जो है वो हार्ड वाटर में होते हैं। और आपने क्या मिला दिया यहाँ पे, Na2EDTA, क्या मिला दिया, Na2EDTA। ये क्या करेगा, सोडियम को अंदर फेंक देगा और क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम EDTA बन जाएगा, कैल्शियम EDTA बन जाएगा। ये लो, ऐसा बन जाएगा क्या, कैल्शियम EDTA बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन सकता है, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स बन सकता है और साथ में Na+ आयंस जो हैं वो एक्वस में रिलीज हो जाएंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हो, कितने सोडियम आयन हुए या कितना EDTA आपका यूज हुआ है। तो पानी की सिंपल इसके साथ टाइट्रेशन करके एस्टिमेशन चेक कर सकते हो, है ना। हार्डनेस रिमूवल के लिए यूज नहीं कहा जाता क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते, एस्टिमेशन में करते हैं। इन एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स सब कुछ बता दिए बेटा, कौन कौन से बनते हैं याद रख लेना। मॉन्ड्स वाला याद रख लेना, मॉन्ड्स रख लेना, है ना। मैक अर्थर रख देना, है ना। मॉन्ड्स रख लेना, मैक अर्थर रख लेना। पीछे बता दिए कौन सा किस में बनता है तो वहां से देख लेना। आओ आगे, रोडियम कॉम्प्लेक्स RHCl मतलब विल्किंसन कैटलिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, है ना। सिंपल पूछा जाएगा बेटा, सिंपल पूछा जाएगा कि विल्किंसन कैटलिस्ट में मेटल कौन सा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विल्किंसन कैटलिस्ट। तो सिर्फ इसका यूज रट के नहीं जाना है, इसको यह भी ध्यान रखना बेटा कि ये किसका होता है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम का कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। RH होता है उसमें, क्योंकि आपको ऑप्शन में RU दे देगा, वो RU भी दे देगा, रूथोसिन मतलब रूथेनियम भी दे सकता है, RU। तो आपको RH ध्यान रखना है, RU कंफ्यूज कर देगा बेटा। RH होता है, रोडियम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आप ही जो है आपके 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट 3 जगह लगे होते हैं और एक Cl लगा होता है। ये भी एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी क्या होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल ऐसे RH होगा, इधर Cl होगा, इधर क्या होगा, PPH3 होगा, इधर भी क्या होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट PPH3 होगा और इधर भी क्या होगा, PPH3 होगा, ठीक है भाई। ये यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज आता है भाई, ये वाला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पॉइंट समझा दिया है, खल लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाइपो सॉल्यूशन विच डिसॉल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr, बता दी थी ये रिएक्शन, पीछे लिखी हुई है, देख लेना बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई। और आ जाओ, EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। याद करो, मैंने जब EDTA पढ़ाया था तभी ये पॉइंट बता दिया था। सिस्प्लेटिन अभी पीछे बता दिया है, हो गया बेटा। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली, गोल्ड मच मोर स्मूथली इवनली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मतलब हम क्या करेंगे, मेटल की अगर किसी पर लेयर चढ़ानी है, कुछ आर्टिकल्स है जिस पर हमको चांदी की परत चढ़ानी है, सोने की परत चढ़ानी है, ऐसा होता है ना कि गोल्ड प्लेटेड है, सिल्वर प्लेटेड है, आप नाम सुनते हो ऐसे। वो क्या करते हैं, पहले सिल्वर और गोल्ड के सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्स मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में बने हुए थे, है ना, उसमें बने हुए थे। ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स थे, इन कॉम्प्लेक्स में फिर मेटल डाला जाता है और उनके ऊपर क्या किया जाता है, इनको चढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस आर मोर सॉल्युबल,
तो फिर इसमें हम ज्यादा जो है मेटल का किसी सॉल्ट के अंदर, मतलब मान लो किसी सॉल्ट के अंदर सिल्वर का कोई सॉल्यूशन हो, उससे अच्छा है सिल्वर का कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो वो ज्यादा अच्छे से स्मूथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेगा, मतलब उस पर उसके बाद उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है भाई। क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम होता है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स कोई नहीं पूछेगा क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है बेटा? आयरन होता है, ध्यान रखना, है ना। और साइनेकोबालामिन, विटामिन B12, विटामिन B12 में क्या होता है बेटा? कोबाल्ट होता है, ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे कब? अब हम अपने PYQs की तरफ बढ़ेंगे, और हमने पूरा और जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो खत्म कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट। तो अब हम चलने वाले हैं किधर? PYQs की तरफ हम बढ़ेंगे बेटा। चलिए तो पहला सवाल देखते हैं भैया PYQs का, कौन सा आ रहा है सामने? कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कौन सा बन जाता है भैया? कौन सा बन जाता है? K3, एक सेकेंड भाई, कलर ही ना आ रहा ढंग से, K3CuCN4 ये बन जाता है ना। और कहां बताया है भाई? ये रहा, ये रहा, ये देखो, कहां बताऊं? ये रहा, ये बता दो, ये रहा, ये KCN मिलाया, पहले कॉपर +1 में गया, फिर उसने उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है, देख लो, भिड़ते ही सवाल आया बेटा, पहला सवाल ही ऐसा आ गया, क्या करो बताओ? तो क्या हो जाएगा? ये K3 हटाओगे तो पीछे 3 माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा CK3CuCN4 AIPMT 2006 का सवाल। चलिए आगे चलते हैं। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम +2 Mn+2, ठीक है। अगलों ने तो के भी दिया कि भैया तुमको D4 D5 D6 और D8 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्स मिनिमम पैरामैग्नेटिक, ओके जरा सोचो, D4 है ना, तो D4 इसका कितना हो गया? D4 हो गया, है ना। D मतलब इसका क्या हो गया? अच्छा क्रोमियम का ये हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा भाई? इसका अगर हम इसकी बात करें तो ये देखो, आयरन +2 में है, आयरन +2 में D6 होता है, D6 होगा, और वीक लिगेंड है तो 4 के 4 अनपेड रहेंगे, 4 अनपेड, कितने अनपेड रहेंगे? अनपेड कितने रहेंगे? 4 रहेंगे, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। उसके बाद निकल +2 में क्या होता है? D8 होता है, तो अनपेड कितने रह जाएंगे? 2, क्योंकि किसी में भी ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो N2 जितने हैं वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। क्रोमियम +2 में कितना होता है? D4 होता है भाई। क्रोमियम +2 में कितना होता है? D4 होता है। D4 में N कितना हो जाएगा? वही N4 हो जाएगा, तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। और तरीका क्या है मैं बताता हूं, जब भी 5 से ज्यादा हो ना, 5 तक तो उतने ही चलेंगे जितने इलेक्ट्रॉन है। 1 मतलब 1 अनपेड, 2 मतलब 2 अनपेड, 3 मतलब 3 अनपेड, 4 मतलब 4 अनपेड, 5 मतलब भी 5 अनपेड। 6 हो तो फिर 10 में से माइनस कर दो, जब भी 6 हो तो 10 में से माइनस करो 4 अनपेड, जब भी 8 हो 10 में से माइनस करो 2 अनपेड। मतलब 5 से ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं डी में, तो 10 में से माइनस कर दो, उतने अनपेड आ जाएंगे, सीधा जुगाड़ है। तो ये D4 है, N कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये मैंगनीज +2 है बेटा, D5 है, N 5 हो जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। कहता है मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, बताओ भाई 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग वाला मिनिमम हो गया क्या राजा? तो बताओ ये आंसर हो गया क्या? बी आंसर हो गया बी। चलो आगे आओ। Which of the following complexes exhibit the highest paramagnetic, इस बार पूछ रहा है, कहता हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बता दो। बता देंगे, चलो बता देंगे, अभी बता देंगे। कैसे बताएंगे जरा आओ सोचो। ये कोबाल्ट है, कहां पड़ा है? +3 में, क्योंकि इसकी वजह से कितना चढ़ेगा? -4 चढ़ेगा बेटा, इसकी वजह से +4 चढ़ेगा, +4 और -1, +4 और -1 कितना हो गया? +3। +3 में कोबाल्ट ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड के साथ, +3 में कोबाल्ट ऑक्सीजन बेस्ड लिगेंड के साथ, ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कोबाल्ट है +3 में और ऑक्सीजन डोनर वाला है, याद करो ये कैसा बन जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग मान के काम करेंगे। तो बताओ कोबाल्ट +3 में कितना होता है? +2 में कोबाल्ट होता है बेटा, +2 में होता है कोबाल्ट D7, तो +3 में कितना हो जाएगा? D6। अगर D6 होगा तो 4 अनपेड बचेंगे, और 4 अनपेड बचेंगे तो बताओ यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो बताओ N क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 अनपेड है, ये D6 होगा बेटा ऐसे, और पेयरिंग हो जाएगी तो ये ऐसे पड़े होंगे। फिर यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1, ये 2 डब्बे भी चले जाएंगे, तो N क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, N क्या हो जाएगा? 0। टाइटेनियम +3, टाइटेनियम +2 में होता है D2, टाइटेनियम +2 में क्या होता है? D2, तो +3 में टाइटेनियम कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा।
ठीक है भाई, D1 हो जाएगा तो n इसमें तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि 2 डब्बे तो आराम से मिल जाएंगे, इनफैक्ट 4 डब्बे खाली है, इसमें तो 2 की ही बात हो रही, तो ये n 1 ही रहेगा। फिर है वेनेडियम, वेनेडियम में देखो ग्लाइसिन एटो पे चार्ज होता है बेटा कितना, -1 ग्लाइसिन पे, और कितने ग्लाइसिन है यहाँ पर 2, तो -2 इसको उड़ाओगे, -2 यहाँ के जाएंगे तो +2 इस पे चढ़ाएगा। हाइड्रोक्सीडो OH माइनस पर भी 2 होता है, तो -2 और -2, ठीक है, -2 और -2, -4 भगाओगे तो पीछे +4 आएगा, +4 और 1 कितना हो जाएगा, ये +5, कितना हो जाएगा, +5। तो वेनेडियम +5 में पड़ा है। देखो बेटा वेनेडियम जो होता है वो +2 में कितना होता है, जरा सोचो, D3 होता है, यही होता है, कितना होता है, D3 होता है। वेनेडियम +2 में कितना होता है, D3 होता है। उसके बाद D1 की बात कर दें, अगर +3 की बात कर दें, +3 की, तो कितना हो जाएगा, D2, ठीक है, और अगर +4 की बात कर दें तो कितना हो जाएगा, D1, और अगर वेनेडियम +5 की बात कर दें तो कितना हो जाएगा, D0। मतलब ये तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही हो गया बेटा, ये तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, डायामैग्नेटिक ही कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसका पैरामैग्नेटिज्म तो कुछ आएगा ही नहीं, इसका पैरामैग्नेटिज्म भी कुछ नहीं आएगा, ये भी 0 हो गया है ना। क्रोमियम जो है, कोबाल्ट जो है वो कहाँ पर पड़ा है, +3 में, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो गए। अब जो पैरामैग्नेटिक है हमको उन्हीं में देखना है बस, है ना, तो वही देख लेते हैं, आओ, ठीक है। तो पूछा क्या है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म पूछा है भैया, ये तो डाया हो गया है ना, इसको तो क्या ही बोल दोगे आप, डाया बोल दोगे, ये तो डाया हो गया, और ये पैरा है, ठीक है। ये अभी वेनेडियम +5 में D0 हो गया तो ये भी डाया हो गया, इसका भी कोई लेना देना नहीं। आयरन +2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये भी D6 हो गया, D6 हो गया तो फिर इसमें भी क्या हो गया, N0 बचेगा, D6 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी तो N0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो हाई 3 तो डायामैग्नेटिक ही हो गए, तो फिर हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म उसी का है जो पैरामैग्नेटिज्म बच गया बेटा, वो बी आंसर हो गया आपका, आंसर क्या हो गया उसका, बी, है ना। चले आगे, आओ। In which of the following coordination entities the magnetic magnitude of delta O CFSE in crystal field is maximum? ये सवाल थोड़ा अजीब था, है ना, 2008 में ये सवाल आया था, थोड़ा अजीब था। अजीब क्यों था, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है ये समझ नहीं आया। मतलब बेसिकली उन्होंने डेल्टा O पूछा है, पर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि भैया कौन सी कैलकुलेशन करनी है, क्या करना है, क्या करोगे। तो आप ये सोचो कि इसको जाओगे तो कोबाल्ट +3 में आएगा, और कोबाल्ट +3 में होता है बेटा D6, कोबाल्ट +3 में क्या होता है, D6 इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। फिर ये आ जाएगा, ये भी क्या है, D6 है, ये भी क्या है, D6 है, ठीक, ये भी क्या है, D6 ही हो जाएगा। और क्योंकि कोबाल्ट +3 में है तो ऑक्सीजन बेस्ड वाले को इसने भी स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो पेयरिंग तो यहां पर भी हो जाएगी, पेयरिंग तो यहां पर भी हो जाएगी, यहां पर भी पेयरिंग हो जाएगी, यहां पर भी पेयरिंग हो जाएगी, और यहां पर भी पेयरिंग हो जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सब में इन सब का कॉन्फ़िगरेशन अगर उठा के देखोगे तो T2G6 और Eg0 ही आएगा। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखो, क्योंकि कोबाल्ट +3 में ऑक्सीजन बेस्ड को भी क्या बना देता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो स्ट्रॉन्ग के हिसाब से हो जाएगा। तो बी और सी भी स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम करेंगे, और स्ट्रॉन्ग की तरह अगर काम करेंगे बेटा तो इसका मतलब है ओ भी ऐसा ही रहेगा। तो फिर हम बताए क्या, क्योंकि जब 6 के 6 नीचे हैं तो सबके लिए फिर यही आंसर आएगा कि 6 × -0.4 है ना, डेल्टा ओ, सबके लिए यही आएगा कि भैया कितना हो गया, -2.4 डेल्टा ओ, सबके लिए यही आंसर आएगा। अब जब सबके लिए आंसर यही आएगा, ठीक है, सबके लिए कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगी, तो फिर ये पूछना क्या चाहता है, इस तरह से हमको इस सवाल का पता करना है। क्योंकि तकलीफ क्या हुई थी, ये पूछना चाह रहा है बेसिकली, अब इसकी लैंग्वेज समझ आए, क्योंकि आप अगर कैलकुलेशन करोगे सेम आएगी, सबके लिए सेम आएगी, कैलकुलेशन करोगे, मतलब इसने कैलकुलेशन वाला काम नहीं पूछा। इसने अब क्या पूछा कि जब ऐसा हो जाए तो ये बताओ कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा वहां पर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा वहां पर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। तो ये उसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, उस स्प्लिटिंग की बात कर रहा है, उस स्प्लिटिंग की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है। और इसकी वैल्यू सवाल में थोड़ी दी हुई है, हमने तो ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बेटा, इसकी वैल्यू थोड़ी दी हुई है। इसकी वैल्यू तो क्या होती है, जैसे वो 15,000 वगैरह ये ऐसे सवाल नहीं होते, याद है कि 15,000 होगा, फिर ऐसे कहीं पर 12,000 होता है, ऐसी वैल्यूज दी होती है ना डेल्टा ओ की, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर
याद है? तो इसने डेल्टा ओ की वैल्यू पूछी है, ये जो साथ में लग रहा है ये किस में ज्यादा होगा, तो ये उसमें ज्यादा होगा जिसमें मैक्सिमम होगा। मतलब अगर यहां मैं ईजी की बात करूं और T2G की बात करूं तो यहां से जो आता है ये डेल्टा ओ आता है, इनका डिफरेंस जो होता है वो डेल्टा होता है बेटा। ये जो है ये बेरी सेंटर के रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है बेरी सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो हम जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये केस अलग है, ठीक है, ये अलग है। लेकिन हम इसके साथ डेल्टा ओ लगाते हैं ना, ये इस डेल्टा ओ की बात कर रहा है कि बताओ किसके साथ हम जोड़ेंगे, तो फिर जिसकी स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी बेटा उसकी वैल्यू निकलकर मैक्सिमम आएगी। क्योंकि यहां अगर तुम ज्यादा रखोगे, यहां तुम अगर 15,000 रखोगे तब जाके कितना आएगा वैल्यू, ऐसे आएगा, ज्यादा आएगा। तुम यहां 10,000 रखोगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी, क्योंकि यहां तक तो सेम है। -2.4 ओ तो सब में आ रहा है बेटा, -2.4 तो अब जिसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है उसमें यहां वैल्यू ज्यादा आएगी और उसकी ओवरऑल जो है वो वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ऐसा कौन सा है जिसमें स्प्लिटिंग मैक्सिमम होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ देख लो बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये वीक है, ये वीक है, ये बनाए हुए स्ट्रॉन्ग है और वो ओरिजिनली ही स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो AIPMT का 2000 का सवाल, क्योंकि इस सवाल को उस हर बच्चे ने गलत किया था जिसने अपना दिमाग लगाया। और इस सवाल में जबकि कुछ नहीं था, वो ये पूछ रहा था कि भैया कुल मिला के लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो स्प्लिटिंग ज्यादा, तो वो बेसिकली स्प्लिटिंग पूछ रहा था, वो डेल्टा ओ पूछ रहा था। और ये जो हम यूज करते हैं ना, ये डेल्टा फो, ये जब हम यूज करते हैं तो ये CFSE की कैलकुलेशन करते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ठीक है, जब इसमें पेयरिंग वेरिंग एनर्जी जोड़ देते हैं तब। चलो आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। देखो बेटा ये D10 हो गया, D10 है तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, D10 वाला नहीं करता, D0 वाला नहीं करता। स्कैंडियम +3 में D0 हो जाएगा, ये भी नहीं करेगा। टाइटेनियम +4 में D0 हो जाएगा, ये भी नहीं करेगा। तो क्रोमियम +3 में कितना हो जाएगा, D3 हो जाएगा, ये कर जाएगा भैया। तो आंसर हो गया आपका 4, है ना, क्योंकि DD ट्रांजिशन जरूरी है, इसमें DD ट्रांजिशन हो जाएगा, इसमें DD नहीं होगा, इसमें DD नहीं होगा, इसमें DD नहीं होगा। और जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कैसे करोगे। ये AIPMT 2009 का सवाल, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। आओ आगे, कलरलेस स्पीसीज पूछ रहा है अगेन, TiF6 ये टाइटेनियम +4 है, D0 हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। Cu2Cl2 Cu+1 में है, D10 है, कलरलेस। बस तो ऐसा कौन देख लो, ये वाला है कौन, है ना, बाकी सब में कलर कुछ तो कुछ आएगा। बता दिया था पहले D0 और D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, बाकी सब में कुछ न कुछ कलर रहेगा। तो ये AIPMT 2009 का सवाल हो गया, धुआं धुआं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अगेन पूछा है, देखो कलर नहीं पूछ रहा है बेटा, वो कलर बेसिकली नहीं पूछता है, मैंने आपको कलर वलर भी बता दिए, पर कलर पूछता नहीं। ये तो कह रहा है कि एब्जॉर्ब विजिबल लाइट कौन करेगा। आप जरा सोचो, निकल +2 में है D8, ठीक है, निकल यहां पर भी +2 में है D8, यहां क्रोमियम +3 में है D3, ठीक है, और यहां आयरन जो है वो +2 में है क्या, क्रोमियम +3 में है D3, आयरन जो है यहां +2 में है क्या, तो ये D6 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। भाई जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, देखो D8 इन वीक फील्ड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, N कितने आ जाएंगे, 2 के 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये बाहर जाएगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा sp3d2। याद रखना, एक जुगाड़ बता देता हूं बेटा, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ याद रखना, Ni in +2, निकल +2 with coordination number 6 is always outer, है ना, और ऑलवेज आउटर होगा, और N हमेशा 2 ही होंगे। निकल कभी भी 6 +2 में हुआ और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, है ना, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमेशा चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। ऐसे मत समझना कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है तो हम पेयरिंग करें या क्या करें, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। क्योंकि ये कौन सा केस आ गया बेटा, ये केस आ गया D8 वाला। ये कौन सा केस आ गया, D8। कौन सा केस आ गया, D8। और 8 9 10 तो सेम चलते हैं, 8 9 10 तो सेम चलते हैं। 8 9 10 वाले अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ हैं तो वो क्या करेंगे, सेम चलेंगे। ये लो, तो ये हो जाएगा ऐसा।
तो ये क्या हो गया आपका, इधर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो विजिबल में करेगा। यहाँ पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे हैं। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भाई, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 0, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3, 3 वाले में तो 3 ही बचेंगे क्योंकि डब्बे खाली होंगे तो उतने के उतने बच जाएंगे, पेयरिंग की जरूरत नहीं। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4 क्योंकि वीक लिगेंड है, क्योंकि वीक लिगेंड है। तो बताओ आंसर कौन सा हो गया जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या आंसर ये वाला हो गया क्या बेटा, तो ये आंसर हो गया आपका बी। आंसर कौन सा हो गया, बी। नॉट एक्सपेक्टेड टू पूछा था ना बेटा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया, चलो। कह रहा है क्रिस्टल फिल्ड, हाँ यहां स्टेबलाइजेशन एनर्जी दी है, इसका मतलब कैलकुलेशन पूरी प्रॉपर वाली कैलकुलेशन करनी है। हाई स्पिन का मतलब हो गया बेटा वीक लिगेंड। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक लिगेंड, जहां पर स्पिन ज्यादा होती है। जहां हाई स्पिन हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और वो किस केस में हो सकते हैं, वीक लिगेंड के केस में। लो स्पिन क्या होता है भाई, लो स्पिन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं अगर कम हो जाए तो इसका मतलब है पेयरिंग हो गई, और अब पेयरिंग किसके केस में होती है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में होती है। चलो फिर हाई स्पिन कह रहा है तो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का मतलब 1 2 3 और 4 ऐसा होगा, तो 3 की वजह से माइनस ये कितना हो जाएगा 0.4 है ना, -0.4 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा ये -1.2 हो जाएगा क्या, -1.2 डेल्टा ओ, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा +0.6 डेल्टा ओ, तो निकाल दो +0.6 डेल्टा ओ, कितना बच जाएगा भाई -0.6 डेल्टा ओ बच जाएगा क्या, ये लो, ये आंसर हो गया ए। आओ आगे। और आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, कौन सा जो है वो डायमैग्नेटिक होगा, बस देख लो फटाफट। ये पैरामैग्नेटिक होगा, D8 वीक लिगेंड है, N होगा 2, D8 वीक लिगेंड है, N 0 हो जाएगा, है ना। 4 है, 4 को एक ही डब्बा चाहिए, पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। CuCl4 कॉपर +2 में पड़ा है भैया, और कॉपर +2 में कितना होता है, D9 होता है, वीक लिगेंड है, N हो जाएगा 1। कॉपर कोबाल्ट +3 में D6 है, और वीक लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में कितना होगा, D6 होगा, वीक लिगेंड है, अनपेड हो जाएंगे 4। क्या पूछ रहा है, डायामैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा बेटा, ये डाया हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएंगे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये लो आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही करना है बेटा, फटाफट फटाफट, इस तरह से डायग्राम वगैरह बना के बार बार नहीं देखना है, वो बना लो, मैंने 30 सवाल दिए थे, प्रैक्टिस कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, CO बॉन्ड जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, वैसे तो ये सवाल करवा चुका हूं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, घटेगी। लेकिन यहां पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पूछ रहा है, मतलब जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कब नहीं होती है, जब क्लासिकल अप्रोच होता है, और जो मेटल जो है वो कहाँ होता है, प्लस में होता है। बाकी सब में हम सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ मानेंगे। यहाँ पे क्या है, मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल सकते हो इसको। मिनिमम सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब ये काम नहीं हो रहा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग घट रही है, कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो भी घट रही होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। इसका उल्टा सोच लो। आओ आगे। Which of the following complex compounds will have exhibit highest paramagnetic behavior? हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहा भैया। चलो जिंक +2 में D10 हो गया, ठीक है, +2 में D10 हो गया, कोई मतलब नहीं है, N 0 आएगा, डाया। टाइटेनियम +3 में, टाइटेनियम +3 में होता है, +2 में टाइटेनियम होता है D2, तो ये हो जाएगा D1, +3 में टाइटेनियम कितना हो जाएगा, D1, तो वही N1 रहेगा पैरा। क्रोमियम +3 में D3 हो जाएगा, N हो जाएगा वही 3, और ये भी कैसा हो जाएगा, पैरा। और पैरा होने के बाद इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आ जाएगा इसका म्यू कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। कोबाल्ट +3 में कितना आ गया, कोबाल्ट +3 में कितना होता है बेटा, D6 होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फिर क्या हो जाएगा, N 0 हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, डाया। तो आंसर कौन सा हो गया, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म पूछ रहा है, तो हाईएस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, ऊपर वाले में 1 है। पहला दूसरा तो कट गया, सॉरी पहला चौथा तो कट गया,
दूसरे तीसरे में ज्यादा कौन है उसका पैरामैग्नेटिज्म जो है वो ज्यादा होगा, तो आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। ये देखो AIPMT 2011 का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर पहले तो संभालना है, आउटर क्रोमियम +3 इनर हो गया, इनर होते ही काट दो क्योंकि +3 में है क्रोमियम तो D3 हो गया, और 1 2 3 वाले तो इनर ही होते हैं बेटा, 1 2 3 वाले तो इनर ही होते हैं, D3 है तो इनर हो गया। कोबाल्ट +3 में, कोबाल्ट +3 में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +3 में हो जाएगा बेटा क्या, D6, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भी कैसा हो जाएगा, इनर हो जाएगा, और डाया भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। Na+2 में मैंने कहा था अभी, निकल अगर +2 में D8 है, अगर D8 है तो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, सारा का सारा क्या हो जाएगा, N2 होगा और आउटर ही होगा, तो इसका मतलब है ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, N2 हो गया, आंसर हो गया C, क्योंकि आउटर पूछ रहा है और पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है तो यही होगा। जिंक +2 तो D10 हो गया, वैसे ही लिख दो डाया, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन वो मिलेंगे ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे ही नहीं। क्लियर है भाई, चले आगे आओ। ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, एक निकालना है भैया अपने को। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक किस में बचेगा, देखो कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +2 में है, और कोबाल्ट +2 में D7 होता है, अनपेड हो जाएंगे 3, किसी काम का नहीं, क्योंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग भी नहीं करेगा। कॉपर +2 में D9 हो जाएगा, और D9 होने का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। Na+2 में D जो है वो 8 हो जाएगा, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। TiCl4 टाइटेनियम +4 में पड़ा है, टाइटेनियम +4 में क्या होता है, कलरलेस हो जाता है, तो ये D0 हो जाएगा। तो बताओ किस अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, क्या ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, तो आंसर यही हो गया, वो यही पूछ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, 1.73 पूछ रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आओ आगे। Which of the following complexes is used to be as an anti-cancer drug? Cisplatin, anti-cancer क्या होता है बेटा, सिस्प्लेटिन, ये सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन कौन सा दिख रहा है इसमें, ये रहा सिस्प्लेटिन, मर वाला होगा नहीं, सिस वाला, ये तो वैसे भी नहीं है, प्लेटिन, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला यही होता है बेटा पीटी, ये वाला है ना, ये सिस्प्लेटिन हो जाएगा बी। AIPMT 2014 का सवाल था। कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अमोनिया। ठीक है, कहता है कि कोबाल्ट +3 बना हुआ है COCl3, और इसमें कौन जो है वो, कौन प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा जिसमें बाहर क्लोराइड नहीं होंगे, यानी कि अंदर जो है वो सारे अंदर आ जाए, और सारे अंदर कौन से आ सकते हैं जरा सोचो। देखो बेटा इसमें दिमाग लगाओ, ये 4 है तो तुम 4 को अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा, NH3 अंदर आएगा, तो दो भी अंदर आएंगे, साथ में 6 पूरा करना है, तो बेटा 1 Cl बाहर आएगा, तो ये तो दे देगा। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, कोबाल्ट NH3 लिखोगे। ठीक है, कोबाल्ट NH3 लिखोगे, क्योंकि 5 है तो 5 अंदर लोगे, लेकिन 1 Cl 6 को पूरा करने के लिए अंदर आएगा, तो 2 Cl बाहर आएगा, ये भी दे देगा। यहाँ पे क्या करोगे, कोबाल्ट लिखोगे, NH3 सारे के सारे जब अंदर 6 ही आ गए तो इसको वैलेंसी सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरे हो गए, तो ये बाहर 3 Cl है, ये भी देगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोबाल्ट है, कितने NH3 है बेटा, 3 अंदर आएंगे तो बदले में 3 Cl भी तो पूरा लेना पड़ेगा, और जब यहाँ ऐसा ले लोगे बेटा तो इधर बाहर Cl कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा ही नहीं, क्योंकि ये दे देगा कितना बेटा, 1 AgCl। ठीक है, ये कितना दे देगा बेटा, 2 AgCl, और ये कितना दे देगा, 3 AgCl। इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 0 AgCl, मतलब 0 लिखना नहीं होता, यहाँ AgCl का PPT जो है वो नहीं आएगा, तो आंसर हो गया, क्या नहीं पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, आंसर हो गया 4। Which of these statement about COCN6 3-? चलो भाई पहले पता कर लो COCN6 होता क्या है। तो कोबाल्ट कहाँ पड़ा हुआ है, कोबाल्ट पड़ा है +3 में, कोबाल्ट पड़ा है +3 में, और कोबाल्ट +3 में कितना होगा बेटा, D6 होगा, और D6 मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D6 में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसका मतलब T2G6 मान लो, और
T2G6 मान लो और Eg क्या मान लो 0, इजी हो जाता है। CFT से देखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमको अब क्योंकि CFT VBT दोनों आती है तो VBT से भी निकल जाएगा, CFT से भी निकल जाएगा, लेकिन CFT से हम D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते ही क्या बोल देते हैं, T2G6 बोल दिया। अब T2G6 बोल दिया, इसका मतलब बताओ पेयरिंग हो गई, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा क्या, नहीं बचा, तो यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुरंत बच जाते हैं। देखो बताओ, तो कोबाल्ट +3 में D6 होता है और विथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और D6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है बेटा T2G6 इजी 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 4 अनपेयर्ड वैसे ही काट दो। अब नो अनपेयर्ड ठीक है, और हाई स्पिन गलत हो गया क्योंकि यहां तो पेयरिंग हो गई, तो इसको लो स्पिन बोलेंगे। तो आंसर कौन सा बचा, सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ आंसर बचा क्या, डी आंसर हो जाएगा आपका। COCN63- हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी इन लो स्पिन। फटाफट करने का तरीका होता है बेटा, क्योंकि अब CFT सीख चुके हो ना, तो फटाफट करने का तरीका ये CFT वाला ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, चलो कैसे भी लगा लो, आप चाहो VBT से कर लो, कोई इश्यू नहीं है, VBT से भी हो जाएगा, वो नहीं कह रहा मैं। आओ, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6, ये तो करवाया हुआ है यार, सवाल अपने नोट्स में भी है ये तो, है ना, हेक्सासाइनाइड ऑफ फेरेट 3, ये लो, हाँ, जिसमें मैंने आयरन लिख दिया था गलती से, ये शायद वही है। चलो आओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स NiCN4 2-, है ना। देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका क्या, D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीधी सी बात है, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका N0, ठीक है, और N0 हो जाएगा, तो ये अंदर आएगा और अंदर आकर ऐसे बनाएगा, ये पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चढ़ जाएगा, तो पेयरिंग हो जाएगी, और जब पेयरिंग हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा भाई, ऐसे वाला हो जाएगा, इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, ये खाली हो गया, ये खाली पड़ा है, तो अब यहां पर आएगा एक CN, ठीक है, और फिर एक यहां पर आएगा एक CN, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, 2 CN, यहां आ जाएंगे 4 ही CN है, तो बताओ क्या बोलोगे, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, तो बताओ आंसर हो गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ठीक है भाई, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड, ये देखो ये बाइडेंटेड है ना, इसका कोऑर्डिनेशन बाइडेंटेड है, तो ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, En 2 देता है और 2 मिलकर 4 देंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन 4 होगा। ये ऑक्जेलेटो है और ऑक्जेलेटो 2 देता है, एक ही है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आ रहा है, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल दो, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, इसका कितने वजह से, इसकी वजह से +2 चढ़ेगा क्या, इसकी वजह से कुछ नहीं चढ़ेगा, न्यूट्रल है, इसकी वजह से कितना चढ़ेगा, +2 और बाहर का +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3, कितनी आ रही है, और 6 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, 9, तो आंसर देख लो कौन सा है, कहीं पे 9 है क्या। ये ऐसे सवाल भी पूछते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता वो केमिस्ट्री सिखा रहे हैं या जोड़ बाकी सिखा रहे हैं, है ना, तो वही बात है बेटा, ऐसे सस्ते सवाल भी आते हैं। आओ, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN2Cl, ये वो है बेटा MAA2Cl2, मतलब MAA2B2 वाला है। ठीक है, तो बताओ क्या देगा ये देगा आपका सिस और ट्रांस देगा, जिसमें से सिस जो है वो क्या होगा, एक्टिव होगा, है ना। तो टोटल SI कितना पूछ रहा है, ये बेसिकली टोटल SI पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 हो जाएगा आंसर ना, सिस एक्टिव होगा, ये क्या देगा, ये 2 GI देगा सिस और ट्रांस। ठीक है, सिस क्या होगा, एक्टिव होगा, तो SI क्या हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, ये लो, ये वैसे सवाल मैं करवा चुका हूं पहले आइसोमेरिज्म में, इसलिए मैंने आइसोमेरिज्म के सवाल नहीं लिए। देखो नीट 2017 में एक सवाल पूछा था, अपने नोट्स में है, चिंता ना करो, है ना, अपने नोट्स में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैंने उसको रूथोसिन लिख दिया था, तो उसको रूथेनोसिन कर देते हैं अपन, क्योंकि मैंने शायद स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। कहाँ बताया था भाई मैंने, जल्दी में मैंने उसको रूथोसिन लिख दिया, रूथोसिन नहीं होगा, वो रूथेनोसिन होगा। ठीक है, ये रहा, तो इसको मैं रूथेनोसिन कर रहा हूं वापस ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं से समझ भी लेते हैं, ये क्या है, रूथेनोसिन। असल में क्या होता है, जब यहां आयरन है तो फेरोसिन, आयरन है तो फेरोसिन, यही इन दो के बीच में अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्टोसिन, और यही इनके बीच में अगर रूथेनियम है तो फिर रूथेनोसिन हो जाएगा।
फर्क कुछ नहीं है, बस यहां बीच में मेटल बचेगा। इनको इन तीनों को ही सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं बेटा, तीनों को ही क्या बोलते हैं? सैंडविच कंपाउंड। और ये किस टाइप का होता है जरा सोचो। ये थोड़ा और पीछे चलते हैं और अपन ने जो चीजें समझ रखी है वहां पर आते हैं। देखो यहां देखो, यहां देखो बेटा, ये कौन से टाइप का है? देखो कौन से टाइप का है समझ जाओगे। क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। मतलब ये फेरोसिन, रुथेनोसिन और कोबाल्टोसिन, ये तो एक जैसे हो गए, तो बेटा ये सारे पाई बॉन्डेड हैं। लेकिन जो ग्रिग्नार्ड है RMgX, ग्रिग्नार्ड कैसा है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड है क्या? तो ये सिग्मा बॉन्डेड वाली कैटेगरी से यहां से सवाल पूछ लिया था बेटा उन्होंने। तो ये हो गया आपका क्या, कहां गया भाई, रुक जाओ, ये देखो ये रहा सवाल। तो बताओ इसमें क्या होगा? पाई होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? पाई होगा। इसमें भी क्या होगा? पाई होगा। इसमें भी क्या होगा? पाई होगा, ठीक है भाई। लेकिन इसमें क्या होगा? सिग्मा होगा। RMgX क्या हो जाएगा इसमें? RMgX, डायरेक्ट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्योंकि एक बार सवाल पूछ लिया तो मैंने उसमें आपके लिए इससे ज्यादा जो है फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया, गिलमैन रिएजेंट हो गया, है ना, टेट्राइथाइल लेड हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है बेटा? सिग्मा बॉन्डेड के हैं। क्या कौन कौन से? RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, गिलमैन रिएजेंट, और कौन सा भाई? और आपका वो वाला टेट्राइथाइल लेड, TEL, टेट्राइथाइल लेड जो है वो भी होता है एंटी नॉकिंग एजेंट। ये सारे क्या हैं? ये पाई वाले हैं। जीस सोल्ट जो है वो भी पाई का है, इनके साथ जीस सोल्ट जो है वो भी पाई का है। और सिग्मा और पाई दोनों वो होते हैं सारे मेटल कार्बोनिल्स। क्या होते हैं भाई? मेटल कार्बोनिल्स, ध्यान में रख लो। और मेटल कार्बोनिल्स तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन द AgNO3 इज एक्सेस ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स COCl3। अच्छा वो ये पूछ रहा है, रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है। इसमें 6 के 6 अंदर आ गए, कोबाल्ट 6 के 6 क्या ले लेगा? अंदर ले लेगा। तो बाहर कितने Cl बचेंगे? तो 3 AgCl बच जाएंगे। इसमें 5 अंदर आएंगे और 1 Cl बचेगा, तो बाहर कितने बचेंगे? सिर्फ 2 AgCl बचेगा। और इसमें 4 अंदर आएंगे तो 4 + 2 मतलब 2 को अंदर की जरूरत पड़ेगी, तो 1 AgCl बचेगा सिर्फ। तो बताओ कितना लिखोगे? 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 रेस्पेक्टिवली 3 2 1, ये लो, है ना। और पीछे करवा रखा है, वैसे बना लेना कॉम्प्लेक्स, है ना, इसलिए फटाफट सल्टाया मैंने। नीट 2017 का सवाल था भाई। नीट 2018 में कह रहा है किस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिखाएगा, किस टाइप का बनाएगा, क्या बोलते हैं? ये है बेटा M, अगेन आया देखो, MAAB2। जरा सोचो MAAB2 के बारे में क्या ख्याल है? जियोमेट्रिकल देगा, कोऑर्डिनेशन नहीं देगा, आयोनाइजेशन नहीं देगा, लिंकेज नहीं देगा, ऑप्टिकल भी देगा, बट ठीक है इसने अभी यहाँ पे पूछा नहीं है तो अपन जियोमेट्रिकल की ही बात करेंगे। तो सिस और ट्रांस बनते हैं, सिस वाला एक्टिव होता है, याद रखिएगा। चलो बेटा, द ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये NiCO4, और ये केस मैंने बता भी रखा है। Ni बता देता हूं बेटा, Ni कहां पड़ा हुआ है? 0 में। कहां पड़ा हुआ है? 0 में। और 0 में है, इसका मतलब ये 3D8 4s2 हो जाएगा। जब ये 3D8 4s2 हो जाएगा तो हमको s के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? 3D10 बन जाएगा। जब ये 3D10 ही बन गया तो बताओ अंदर जगह बची क्या? नहीं बची। तो जितने के जितने वो आपके को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ये कहाँ जाएंगे बेटा? बाहर जाएंगे। तो ये CO, ये CO, ये CO, है ना, और ये भी CO। तो बताओ क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा भैया? है, बताओ क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा क्या? टेट्राहेड्रल। क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक। ये लो, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक, है ना भाई, टेट्राहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक, ठीक है। हाँ भाई, आयरन कार्बोनिल FeCO5 इज टेट्रा न्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर बताया हुआ है, पीछे जो चित्र बनाए हुए हैं उसमें पता रखा है कि ये मोनोन्यूक्लियर होता है, खत्म। ट्राई न्यूक्लियर नहीं होता, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो होती नहीं है इसकी, बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। आओ, द मैच द मेटल आयंस गिवन, हाँ वो ठीक है। ये क्या करना है, हमको पता लगाना है कि n की वैल्यू कितनी होगी, उस हिसाब से हमको आंसर निकालना है। इसमें n आएगा बेटा 3, इसमें n कितना आएगा? 3, सॉरी इसमें n 3 नहीं आएगा, कोबाल्ट +3 है तो D6 हो गया, n आएगा 4, इसमें n आएगा कितना? 3। जरा देखो
इसमें n आएगा आपका कितना, Fe+3 में कितना हो गया, D5 हो गया, n आएगा 5 और इसमें n आएगा कितना, 2। अब लगाओ दिमाग, n 4 है, 4 का मतलब कितना हो गया भाई, 4 का मतलब कितना हो गया, 4 4 + 2 6 24, ये हो गया क्या, ये वाला हो गया। मतलब a का फोर्थ देखना है, a का फोर्थ यहाँ है और यहाँ है, इनको तो काट दो, इनको तो काट दो, तो बचे 2। अब देखो b में क्या है, 3, 3 वाला जब होता है तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 का होता है कितना, 5, ये वाला होता है 15 होता है, करके देख लेना। 3 जब 3 रखोगे तो 3 3 + 2 5, 5 3 15, तो √15 होना चाहिए। तो √15 वाला मतलब b का 5 होना चाहिए, b का 5 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। अभी हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, n जो है वो 5 है ना, तो 5 वाले का होता है बेटा 35, तो ये c का कितना हो जाएगा, सेकंड। c का सेकंड देखो भाई कहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पकड़ा गया भैया, है ना। c का सेकंड यहाँ पर भी दिया हुआ है यार, तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है। फिर d में n2 होता है, टो का मतलब कितना होता है भाई, 2 है ना, 2 लिख दो, 2 + 2 4 2 8 होता है, 8 होता है, मतलब 8 वाला हो गया ना बेटा। तो ये हो गया आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा ऐसे वाला। तो अब देखो d का 1 जो है उसमें आंसर है ना, कहीं तो जाके गलत करो भैया। पूरे के पूरे निकलवा दिए इन्होंने, इतनी मेहनत करवाई है ना, कतई अच्छे लोग नहीं है ये बेटा। ये आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। आओ, नीट 2018 में ऐसा माथा पच्ची वाला सवाल आया था। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस्ड पूछ रहा है, ठीक है। हमको कोई बात नहीं, हम तो पता है हमको कि ये Fe जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, +2 में पड़ा हुआ है, और क्या होता है, D6 होता है, और लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो बताओ स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये क्या हो जाएगा, T2G6 और Eg क्या हो जाएगा बेटा, 0। आंसर लगा दो, T2G6 और Eg 0, T2G6 और Eg 0। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर देखो E और T है, शायद मैंने आपको बताया नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं भूल गया था कि जो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल नहीं बताया है, भूल गया था इसलिए बता रहा हूं अलग से। देखो स्प्लिटिंग जब होती है टेट्राहेड्रल में तो कुछ नहीं है, 2 को नीचे ले आना और 3 को ऊपर ले आना टेट्राहेड्रल में, और इसको क्या बोलते हैं, वही बेरी सेंटर होगा बेटा। वही क्या होगा इसमें, ये बेरी सेंटर होगा, और बेरी सेंटर पे इस पर 3 आ गए तो प्लस के 0.4 ऊपर आ जाएगा और माइनस का 0.6 नीचे आएगा, क्योंकि 0 है तो एनर्जी अगर जहां पे 0 है, एनर्जी जहां पे 0 है तो 0 से नीचे वाला तो माइनस ही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सिस वाले होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और जो बिटवीन एक्सिस वाले होते हैं बेटा उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा। ये टेट्राहेड्रल की बात होती है, टेट्राहेड्रल में ऐसा होता है। ये वो अपना इमेजिनरी वाला है ना, जिसको हम इमेजिनरी मानते हैं, ये वो है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल में क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा करना है। टेट्राहेड्रल में क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा करना है, मतलब T2G जो है, T2G को ऊपर ले जाओ और G हटा दो, T2G को ऊपर ले जाओ और क्या हटा दोगे, T2G को G हटा दोगे, और Eg में से भी क्या हटा दोगे बेटा, G हटा दोगे। तो बताओ ये क्या बचेगा, E, सिर्फ क्या बचेगा बेटा, E, और इसका नाम क्या हो जाएगा, T2। तो ये जो T2 और E दिख रहे हैं ना आपको, ये बेसिकली टेट्राहेड्रल के लिए नॉर्म्स होते हैं। तो अपन ने वैसे भी काट दिए इनको तो, क्योंकि अपना तो ऑक्टाहेड्रल बोल दिया है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 है, तो ये टेट्राहेड्रल में होता है बेटा। मैं भूल गया था इसलिए मैंने बता दिया है। अब यहां पर कुछ नहीं है, उल्टा डायग्राम कर दो, है ना, और ये नंबर भी बदल जाएंगे, तो ऊपर वाले पे प्लस आ जाएगा, नीचे वाले पे माइनस आ जाएगा। 2 डब्बों के साथ हमेशा 0.6 ही रहेगा और 3 डब्बों के साथ हमेशा 0.4 ही रहेगा। और जो ये एनर्जी का गैप होता है इसको बोलते हैं डेल्टा टी। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल। और ये ऑक्टाहेड्रल से हमेशा कम होता है ना, ऑलवेज डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ओ, ऑलवेज होगा, ये हमेशा होगा, कभी गलत नहीं हो सकता ये। मतलब इनका गैप कम है, गैप कम है तो इनमें पेयरिंग होती नहीं है। इनमें क्या होता है, इजीली सारे फोर्सफुली पेयरिंग कभी नहीं होगी, आराम से जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, फोर्सफुली पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इतना गैप ही नहीं होता, इसमें गैप कम होता है। और गैप अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अल्टरनेटिव भरेंगे, जैसे ऑक्टाहेड्रल के वीक फील्ड में भरते थे। ऑक्टाहेड्रल के वीक फील्ड में आप जो अल्टरनेटिव पाथ यूज करते थे, T2G इजी, T2G इजी, वैसे यहां होगा E T2 E T2, ऐसे होगा बेटा, E T2 E T2 होगा, E T2 E T2। जी नहीं लगाते हैं क्योंकि जीरेड वीरेड वाला कोई इसमें कुछ होता ही नहीं है बेटा। जीरेड का क्यों नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि जीरेड टेट्राहेड्रल के लिए आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती, तो टेट्राहेड्रल के लिए जीरेड यूज करना गलत वर्ड है। आओ भाई, ये सवाल नीट 2020 में पूछ लिया था स्ट्रेंथ का, और इसमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर था क्योंकि साइनाइड सबसे ज्यादा होता है, तो ये 2 तो वैसे ही काट दो, ठीक है।
अब यहां 2 पे फंस गया था आदमी, और फंस क्या गया था कि भैया HCN और ये जो फ्लोरीन होता है इनका केस जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो ये आंसर यहां पे चला गया था, है ना, यहां पर आंसर चला गया था भाई। जो सल्फर होता है ना बेसिकली, वो सल्फर जो है वो क्लोरीन से तो अच्छा होता है ना, क्लोरीन से तो अच्छा होता है, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन से तो अच्छा होता है, लेकिन फ्लोरीन से पीछे होता है, फ्लोरीन से पीछे होता है भाई, इतना ध्यान रखना। और ये एनसीईआरटी का जो मैंने आपको लिखवाया है ना पूरा, वही है ये, उसी में से दिया हुआ है, वहीं से हो जाएगा। आओ आगे। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम प्लस 2, क्रोमियम प्लस 2 में कितना होता है भाई, D3 होता है, सॉरी D4 होता है, तो बस D4 है तो 4 हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग कर दो यार, खत्म, और क्या, 4 पॉइंट समथिंग, n कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो गया, ये लोग पहला सब आंसर। आओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वैसे तो पी ब्लॉक का सवाल है, पर मैंने जानबूझ के इसमें लिया, ये पी ब्लॉक का सवाल है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो हम देख रहे हैं मैक्सिमम, हम क्या देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड बोल रखा है, सीरीज में सबसे आगे आता है वो स्पेक्ट्रोकम। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है वो O2 से भी ज्यादा होती है, और CO2 की तो बिल्कुल भी नहीं होती, है ना, CO2 की तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जो सबसे अच्छा लिगेंड होगा। O2 भी लिगेंड होता है बेटा, लेकिन आपने कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स देखे जिसमें O2 को आपने ऑक्सीडो को एज ए लिगेंड देखा, होता है O2 ऑक्सीडो जो है वो लिगेंड होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को आपने इतना देख लिया, मेटल कार्बोनिल्स इतने ज्यादा होते हैं, आप खुद सोचो। तो ये कह रहा है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, एक्चुअली एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुली हुई हो तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती। तो क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और अलग अलग ऑर्गन्स तक जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां तक वो फैलाता है। तो खून में ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहती है, खून में ऑक्सीजन रहती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड इसके कंपटीशन में आ जाता है तो बताओ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा या कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो आंसर है सर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा है। तो भैया फिर कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो आंसर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है। तो ये O2 को हटा के खुद चिपक जाता है, और जब ये चिपक जाता है तो ये पॉइजनस होती है बेटा गैस, तो इसलिए कहते हैं जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो फिर ब्लड के अंदर CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड घुलना स्टार्ट होती है, तो आदमी पहले बेहोश होता है और फिर ज्यादा देर तक अगर बेहोश रहे तो निकल लेता है। ठीक है भाई, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, इज लेस स्टेबल, बात गलत हो गई और इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर तो हमारा बी ही हो गया बेटा, बात ही खत्म हो गई, खत्म। ये तरीका है, ठीक है, बाकी सारे तो सही है। ठीक है भाई, चले आगे, आ जाओ। इथाइलिन EDTA में क्या होता है, EDTA यूनिडेंटेड होता नहीं, वैसे ही काट दो, बाईडेंटेड होता नहीं है, ट्राइडेंटेड होता नहीं है, हेक्साडेंटेड होता है, तो वैसे ही जिसको पता है कि हेक्साडेंटेड होता है तो आंसर तो वो वैसे ही देख लेगा। अगर किसी को ऑक्सीजन डोनर 4 होते हैं, ये तो मैंने तो बता दिया, 2 नाइट्रोजन होते हैं ये भी बता दिया हमने, ठीक है, तो उससे हमको समझ आ जाएगा। चलिए, तो PYQs जो है वो नीट लेवल के PYQs हमने कर लिए हैं बेटा, और कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो आपका पूरा हो चुका है, और कोऑर्डिनेशन चैप्टर के साथ ही जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्रैश कोर्स में पूरी हो चुकी है। आई होप मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पाया होगा, है ना, उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले से बेहतर बना पाया होगा, है ना। इसी उम्मीद के साथ जो है बेटा आज जो है अपनी क्या बोलते हैं विदाई टाइप का सीन है ना, आज अपनी लास्ट क्लास थी, अपन ने ले ली, और मैंने पूरी कोशिश करी है, जैसा कि मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूं, मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से नहीं, मैंने आपको फुल कोर्स के हिसाब से जो है कंटेंट डिलीवर किया है। सो विश्वास रखें इन नोट्स पर, मुझ पर, कि यहाँ इसमें कोई कटौती नहीं हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आके बोल दिया था आपको बेटा कि नोट्स कट कर दूंगा तो हो सकता हूँ मैं सिलेबस को खींच लूंगा, है ना, और नोट्स कट करता तो शायद मैं आपको, जैसा कि आप लोग चाहते थे शुरू से कि मैं आपको 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर भी प्रोवाइड करा देता, अगर मैं नोट्स कट करता तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने प्रायोरिटी पे रखा आपका सिलेक्शन, है ना, आपका विश्वास,
ये सब मेरी प्रायोरिटीज में थे और मैंने उसको बनाए रखने के लिए एक कोशिश करी थी कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ 2 घंटे से ऊपर के वीडियोस भी डाले थे और उसके बाद मैंने कम से कम 2 घंटे पर ही आ गया मैं, और इतने ही मैंने आपके लिए मेहनत करी, कोशिश करी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगेन कहकर जा रहा हूँ बेटा कि एक टीचर का रोल जो होता है, ये कोई टीचर बोले ना बोले लेकिन मैं ज़रूर बोलता हूँ, एक टीचर का रोल सिर्फ 10% होता है, 90% बेटा आपके हाथ में है, 90% आपके हाथ में है। हम आपके सपने को सच करने के लिए अगर दिन रात भी लग जाएंगे तो भी हम आपकी 10% ही मदद कर पाएंगे। 90% आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और बस और तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आप सब बहुत बढ़िया बच्चे हो यार, मजा आ गया आपको पढ़ा के, है ना। मतलब कमेंट्स वगैरह पढ़ के बहुत बढ़िया बच्चे हो, और क्विक रिस्पॉन्स आता है आपका, तो वो भी अच्छा लगा मेरे को कि आपने मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा गलत समझा, लेकिन जस्ट उस एक लेक्चर के बाद जब मैंने आपको कोई बात बोली कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, तो आपने मेरी बात समझी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रगुजार हूँ, रहूँगा। और इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत अग्रिम पहले से आपको जो है बेस्ट ऑफ लक, है ना। आपको बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ऑल बेस्ट विशेस आपके लिए, एग्जाम्स वगैरह के लिए। पढ़ते रहिएगा, जब जब भी मौका मिलेगा, अगर कभी मिला तो पूरी इनऑर्गेनिक का एक बार मैं रिवीजन जो है क्वेश्चंस के थ्रू जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब आपका ये बैचेस चल रहे होंगे तो कभी कोशिश करूंगा कह रहा हूं, तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें हम लोग कंप्लीट इनऑर्गेनिक के PYQs या जो डिफरेंट सवाल हैं वो हम करेंगे। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। सच में मुझे पढ़ाकर मजा आया आपको, है ना। थैंक यू सो मच बेटा।